प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार स्टोरी बताने वाला हूँ। राजस्थान के बीकानेर ज़िले के जमींदार भागीरथ जी जाट की स्टोरी। दोस्तों, यह डॉक्यूमेंट्री है राजस्थान के बीकानेर ज़िले के थार डेजर्ट की, जहाँ बीकानेर ज़िले के तेदरासर गांव की डॉक्यूमेंट्री में आपको बताने जा रहा हूँ। ये मैंने बनाई। दोस्तों, ये स्टोरी है भागीरथ जी जाट, जो तेदरासर के बहुत बड़े जमींदार हैं और ये जमींदार के परिवार से जाने जाते हैं। और अब हम इनके साथ इनके खेत की सैर की ओर निकलते हैं, सैर करने के लिए निकलते हैं। दोस्तों, अब हम बीच में से आपको खेत जाते वक्त बीच में रास्ते का व्यू है वो हम बताते जाएंगे आपको। हम अभी खेत से थोड़ी दूरी पे हैं और ये रेत के बड़े बड़े टीले हैं जहाँ पे ऊँट है वो विचरण करते आपको नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों, ये बड़ा ही शानदार इलाका है देखने के लिए। और ये वृक्ष है जो सर्दियों के मौसम में, पतझड़ का मौसम है अभी चल रहा है, तो पत्ते इनके झड़ गए हैं। और हम अभी चल रहे हैं मार्ग के साथ साथ। और ये हमारे मित्र आगे बलराम जाखड़। दोस्तों, मार्ग का दृश्य बड़ा ही शानदार है और प्राकृतिक वातावरण में हम गुजर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम इनके खेत के पास पहुंच चुके हैं। ये दोनों साइड में आपको जो खेत दिखाई दे रहे हैं ये भागीरथ जी जाट के हैं और ये गांव के सबसे बड़े जमींदार है। मैं आपको बता दूं, इनके पास लगभग 700-800 बीघा से अधिक ज़मीन है और ये दो भाइयों का परिवार है, एक साथ ही रहते हैं। और ये बहुत बड़े किसान हैं। बहुत बड़े किसान कहने का मेरा उद्देश्य ये है कि ये बहुत बड़े क्षेत्र में एग्रीकल्चर कृषि करते हैं और करीब 10-12 काश्तकारों का परिवार है वो इनके खेतों में काम करता है। तो फाइनली दोस्तों, हम इनके खेत के खिड़की के पास पहुंच चुके हैं और अब हम भी इनके साथ इनके खेत में प्रवेश करते हैं। और इन्होंने हमारा वेलकम किया और हम इनके साथ इनकी ढाणी की ओर चल दिए। तो खेत में प्रवेश करने से पहले हमने एक ऊँट गाड़ी का व्यू लिया है। दोस्तों, ये भी अपने खेत जा रहे हैं और इनका व्यू हमने बीच रास्ते में ले लिया। दोस्तों, ये ढाणी है वो भागीरथ जी जाट की है। ये ढाणी गांव तेदरासर के उत्तर की ओर जो खेत है उसकी है। दोस्तों, ये पेड़ जो छांगे गए हैं, काटे गए हैं, ऊपर से इनकी डालियां काटी गई है ताकि दोबारा से नए पेड़ शाखाएं इनके आ जाएं और हरे हरे पत्ते आ जाएं। इसके लिए इनको साल में एक बार काटा जाता है ऊपर से छोटी छोटी टहनियों को। तो ये व्यू भी आपको बहुत रोचक लगेगा। ये सरसों की फसल है जो बहुत ही बड़ी बड़ी है। हालांकि अमूमन सरसों की हाइट होती है राजस्थानी डेजर्ट इलाके में जो ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई की जाती है, उनकी हाइट 5 फुट के आसपास रहती है। लेकिन यहाँ पे जो इनके खेत में जो सरसों की फसल है ये लगभग 8 फुट लंबी है और बहुत ही शानदार फसल ये हमें वीडियो में दिखाई दे रही है। दोस्तों, और अभी भागीरथ जी ने बेर चखे। इनके खेत में बेर के पेड़ लगा रखे हैं और बहुत ही मीठे मीठे बेर इनके खेत में हैं। दोस्तों, मैं आपको खेत की और जानकारी भी दे रहा हूँ साथ में, जैसे कि ये खेत में बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं इन्होंने, अलग अलग प्रकार के। ये देखिए दोस्तों, गवार पेठे की यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी सब्जी लगा रखी है और काफ़ी देसी तरीका है इनका सब्जी लगाने का। तेदरासर के जमींदार श्री भागीरथ जी जाखड़, तेदरासर गांव जो जियोग्राफी रूप से राजस्थान के बीकानेर ज़िले में पड़ता है। तो भागीरथ जी नमस्कार, आपके साथ हम आज आपके खेत में आए हैं, खेत का टूर करने के लिए। तो आप ये एग्रीकल्चर क्षेत्र में कितने वर्ष से आपका परिवार? वैसे किसान का आप तो आपके पिताजी और आपके पिताजी के पिताजी सारी कृषि क्षेत्र में ही थे, किसान खेती बाड़ी के रूप में काम कर रहे हैं वर्षों से। ये आपका पुश्तैनी काम है। आप पूरे वर्ष में कौन कौन सी फसलें बोते हैं रबी के मौसम में? अच्छा, तो आप जो गेहूं और सरसों की खेती करते हो तो इसके लिए बीज आप चूज करते हो या ऐसे ही आप कोई भी बीज इसमें वो पैदावार के लिए आप इसकी बुआई कर देते हो या बाजार से आप क्वालिटी चेक करके लाते हो?
आपका क्या पैमाना रहता है? सरसों की खड़ाई लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए, या कौन सी चीज़ है वो सरसों की पैदावार के लिए उपयुक्त होती है? अच्छा, और प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना होता है? अच्छा, 1 हेक्टेयर में 20-25 क्विंटल आप सरसों का उत्पादन कर लेते हैं। तो कई बार मौसम में बारिश में उतार चढ़ाव होता है, जैसे कई बार सर्दी ज़्यादा पड़ती है, पाला ज़्यादा पड़ता है, तो उस उत्पादन पे असर पड़ता है क्या? पाला ज़्यादा पड़ता है तो उत्पादन कम होता है। अच्छा, और जो पश्चिमी विक्षोभ आता है, जिससे क्या है कि मावठ की वर्षा होती है, तो मावठ की वर्षा सरसों के उत्पादन के लिए कितनी लाभदायक है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। तो श्रीमान जी, आप बताइए कि जब आप फसलों में केमिकल का यूज करते हो तो उत्पादन बढ़ता है, या खाद का, पशुओं की खाद का उपयोग करते हो तब उत्पादन बढ़ता है? अच्छा, और आपके हिसाब से जो किसान है वो कृषि में खाद का उपयोग करते हैं, कई केमिकल का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में बहुत सारी बीमारियों का कारण है वो केमिकल युक्त कृषि का उपयोग है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक खाद का उपयोग किया जाए या केमिकल का प्रयोग उत्पादन में किया जाए? अच्छा, एक बार केमिकल का प्रयोग करने के बाद जमीन की उर्वरता पे असर पड़ता है क्या? जमीन कमजोर हो जाती है, और हम बार बार खाद का प्रयोग करते रहें तो उसमें फसल के भूमि के विकास में, उर्वरता क्षमता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता? गलत। अच्छा, और आप अभी आपने रबी की फसल के रूप में गेहूं और सरसों का बुआई कर रखी है, तो कितने हेक्टेयर में बुआई कर रखी है? 15-20 हेक्टेयर में, यानी कि लगभग 100 बीघा में आपने रबी के मौसम में सरसों और गेहूं का बुआई कर रखा है। अच्छा सर, तो ये बताइए सर, जो पिछला अभी आपके जो पिछला जो फसलों का उत्पादन था, तो उसमें क्या उतार चढ़ाव रहा है? फसलों में उत्तरोत्तर विकास होता रहा, या फसलों में कभी उत्पादन में कम हुआ और वृद्धि दर कम रही? वो तो है ही, कभी बरसात पे डिपेंड कर जाता है। सर्दी में फसलें बरसात हो जाती है तो अच्छी हो जाती है, कई बार खूब सर्दी पड़ती है तो पाला मार जाता है। अच्छा, और ये बताइए कि आप खेती के साथ पशुपालन भी करते हो, तो आप पशुपालन में राठी गायों का पशुपालन के रूप में प्रयोग करते हो, और ये मुर्रा नस्ल की भैंसों का भी आप पशुपालन के अंतर पालते हो। तो सर, पशुपालन को साथ करने का क्या औचित्य है? अच्छा, शरीर के लिए पौष्टिक होता है। और अभी आप दूध को मार्केट में बेचते भी हैं, और दूध का घी भी निकालते हो, और घी को आप घर में ही प्रयोग करते हो या बाहर उसको भी बेचते हो? अच्छा, आप मतलब देसी घी का घर में ही खाने पीने में उपयोग करते हो। अच्छा, उसमें आप मशीनों का प्रयोग करते हो क्या? बिलोना जो हम घी निकालते हैं, मशीनों का भी आप प्रयोग करते हो? आपकी माँ जब बिलोना करती थी बहुत समय पहले, तो वो क्या मशीनों का प्रयोग तब होता नहीं था? तो उसमें लगभग कितना दूध का वो बिलोना कर लेते थे? और अकेली? अच्छा,
दोस्तों ये भैंस है, ये मुर्रा नस्ल की भैंस है और यह काफ़ी दूध देती है। ये एक दिन में लगभग एक टाइम में 7-8 लीटर दूध देती है, तो एक दिन में लगभग ये 12 से 15 लीटर दूध दे देती है मुर्रा नस्ल की भैंस। और यह बहुत ही अच्छी है। रेगिस्तानी इलाकों में हरी घास खिलाई जाती है इसको और तूड़ी भी खिलाई जाती है जो गेहूँ के कचरे से बनती है। और मूंगफली का चारा नीरा है, स्थानीय भाषा में जिसे नीरा कहते हैं, वो भी इनको भैंसों को खिलाया जाता है। तो इनका दूध है वो अच्छा रहता है। और हमने जमींदारिन महिला से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हम सुबह 5 बजे उठते हैं और उठने के बाद हमारा काम यह रहता है कि हम इन गायों और पशुओं जो हमने पाल रखे हैं उन सब के लिए चाटा पंटा तैयार करते हैं और 1-2 घंटे में इनका सारा काम कंप्लीट कर देते हैं। तो हमारा सुबह जल्दी उठने का प्रमुख औचित्य यही होता है कि पशुओं को धोना, उनको चाटा पंटा देना और उनको दूसरी जगह खोल के बांधना। तो ये उनका काम है, वो डेली का रूटीन है और ये बड़ा ही इनको काम है, वो शौक की रूपी इनको पसंद भी है। इनसे क्या है कि इनका जो सुबह का उठना वगैरह वो सब है वो परफेक्ट रहता है। तो दोस्तों ये किसानों के भैंसे हैं, किसानों की गायें हैं जो इन्होंने पाल के रखी है। दोस्तों ये बहुत ही शानदार नज़ारा है राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके बीकानेर का और मुझे ये बहुत पसंद आया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये पसंद आएगा। और ये शानदार खेत के अंदर ये दोस्तों ये पिरामिडा है और इसको स्थानीय भाषा में पराउंडा कहते हैं। और इसके अंदर गाय के गोबर से बनी थेपड़ियों प्रकार की थेपड़ी होती है, वो इसको सुरक्षित किया जाता है इसके अंदर। और बारिश के अंदर भी ये ख़राब नहीं होती और ये 12 महीने 2 साल तक रिजर्व रखी जाती है। और जब सर्दियाँ अधिक पड़ती है, जलाने के लिए लकड़ियाँ कम पड़ जाती है तो या कभी बारिश हो जाती है, लकड़ियाँ गिल्ली हो जाती है, तो इसके अंदर से थेपड़ी वगैरह निकाल के और चूल्हे में डाल के भोजन पकाया जाता है। तो यह पूरा काफ़ी प्राचीन काल की यह एक मतलब कला है जिसको हम आप दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये थेपड़ियाँ हैं जो सही तरीके से चिनाई करके रखी हुई है ताकि जब गाय का गोबर गीला होता है तो इस प्रकार से ये रखी जाती है थेपड़ी। ये दोस्तों गाय का गोबर की खाद है जो पीछे गड्ढा खोद के इकट्ठी कर रहे हैं किसान, जो फसलों के उत्पादन में बहुत अधिक लाभदायक है। दोस्तों ये जो आप दिखाई दे रही है आपको, ये थेपड़ियाँ हैं, स्थानीय भाषा में इनको थेपड़ी कहते हैं और इनसे ये भोजन पकाते हैं। तो इनसे गाय के गोबर से बनी थेपड़ियों से जब हम भोजन पकाते हैं तो ये बहुत ही शुद्ध और काफ़ी प्राचीन तरीका है और हमारे स्वास्थ्य के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही शानदार चीज़ है। ये डानी के बाहर का दृश्य है। दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रही है तूड़ी इकट्ठी की हुई है, ये चारा है वो रिजर्व किया हुआ है जिसको स्थानीय नाम तूड़ी कहते हैं। और यह गेहूं की फसल को काटने के बाद जब गेहूं अलग की जाती है तो उसके बाद जो चारा पीछे कचरा बचता है उसको तूड़ी कहते हैं। दोस्तों ये तूड़ी है और किसान मौजे तूड़ी को नीरे के साथ मिक्स करके गायों को खिलाते हैं, भैंसों को खिलाते हैं और उनसे दूध निकालते हैं। दोस्तों यह तूड़ी मार्केट में बहुत महंगी मिलती है, बाज़ार में बहुत महंगी बिकती है, पास के बाज़ार में इसको बेचने के लिए जाते हैं। किसानों ने एग्रीकल्चर के साथ पशुपालन किया और पशुपालन के साथ ये अपने खाने के लिए सब्जियों का उत्पादन भी करते हैं। ये किसान मुझे गोभी की जो सब्जियां लगा रखी है उसके अंदर पानी डाल रहे हैं और बहुत ही ये जैविक प्रकार की अच्छी कृषि है। कृषि के देखिए दोस्तों कितना शानदार ये खेत है, लहलहा रहा है, पीले पीले सरसों के फूल लगे हुए हैं जिसे पीला कलर किया हुआ है खेत के अंदर। बहुत ही शानदार और अद्भुत नज़ारा है कृषि क्षेत्र में ये। और ये खेत बहुत बड़ा खेत है दोस्तों, ये लगभग 80-90 बीघा के आसपास बड़ा खेत है। और दोस्तों अब हम आ गए हैं सरसों के खेत के बीच में, ये लगा रखे हैं मूली लगा रखी है दोस्तों। तो हमने जमींदार साहब से बोला कि आप सबसे बड़ी मूली निकाल के बताओ हमें। तो इन्होंने चेक किया अभी सबसे बड़ी मूली कहाँ है, तो इन्होंने ये निकाला और ये काफ़ी बड़ा मूला है और मिट्टी लगी हुई है। तो जमींदार साहब ने इसका थोड़ा साफ कर दिया और ये बहुत ही शानदार है और बहुत ही शुद्ध चीज़ है। दोस्तों मूली का सेवन सलाद के रूप में करते हैं और बहुत बड़ी मूली है दोस्तों, कितना नेचुरल है आपको दिखाई दे रहा है ना, बहुत ही शानदार चीज़ है दोस्तों।
दोस्तों ये डाणी के पास का दृश्य है और अब जमींदार जी फाइनली भोजन का समय हो गया है तो भोजन करने के लिए आ गए हैं जमींदार साहब। और ये इनके बड़े भाई साहब बैठे हैं, इनका इंतज़ार कर रहे थे कि अभी भोजन का समय हो गया तो भोजन करना ज़रूरी है। तो अब दिन का समय लगभग 1-1:30 बज रहे हैं और यही उपयुक्त समय होता है और इसमें ये भोजन करते हैं जमींदार साहब। ये आसपास इनके आपको ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं। ट्रैक्टर एग्रीकल्चर के रूप में बहुत उपयोगी है। इनके 2 ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर उन्होंने 1999 में खरीदा था, 1995 के आसपास, और एक अभी खरीदा है 2-3 साल पहले। ये पानी गर्म हो रहा है चूल्हे पे और ये देखो दोस्तों चूल्हा बना हुआ है और अभी जमींदार साहब चारपाई पे बैठ गए हैं और भोजन की तैयारी चल रही है दोस्तों। और ये दोस्तों देखिए देसी बाजरे की रोटी और देसी तरीका, और कैसे बाजरे की रोटी बनाई जाती है, कैसे सिकाई की जाती है, ये आपको दिखाई दे रहा है। कैसे बाजरे की रोटी रखी जाती है दोस्तों, बड़ा ही अपने आप में शानदार चीज़ है। दोस्तों दाल बाटी चूरमा तो आपने सुना ही होगा, राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन है। तो किसान महोदय जमींदार जी ने चूरमे के बाजरे की रोटी को बाजरे की रोटी में घी और चीनी डाल के इसको महीन चूरा जाता है तो इसे चूरमा कहते हैं। तो बाजरे की देसी बाजरे का चूरमा स्वास्थ्य के लिए ये है तेदरासर के जमींदार परिवार से, जिनके पास लगभग 400-500 बीघा से अधिक ज़मीन है। तो आप इतनी बड़ी ज़मीन पे आपका परिवार काश्त करता है तो आपको कैसा लगता है? और अभी मेहनत करनी पड़ती है तो सब में तो आप काम कर नहीं सकते, आपको काश्तकार रखने पड़ते हैं। कितने काश्तकार रख रखे आपने अभी? 6-7 परिवार है वो आपके खेतों में काम कर रहे हैं। तो फसलों में अभी उत्पादन कैसा रहता है और फसलों में नई नई बीमारियां आ गई है तो इनसे फसलों का लाभ है वो कितना कम हो गया है, थोड़ा हमें हमारे दर्शकों को बताएंगे। गेहूं में भी है, मूंगफली में भी है। अच्छा, और आपने अभी लगभग कितने भूमि क्षेत्र पे सरसों और गेहूं का फसलें बो रखी है? अभी 150 बीघा में सरसों बोई हुई है और गेहूं 20-30 बीघों के आसपास आपने गेहूं का फसल है वो बो रखी है। 15 बीघा चना है।
30 बीघा मेथी आपने अभी फसलें बो रखी है। मेथी का आपने फसलों के रूप में पहली बार ही प्रयोग किया है या पहले भी मेथी की फसलों का उत्पादन करते थे? पहले भी करते थे। दोस्तों अब हम वापस रवाना हो रहे हैं गांव की तरफ और हम आपको बताएंगे कि जमींदार जी का घर कैसा है और घर पे ये कैसे रहते हैं और किस प्रकार से इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है और इनका ठाट बाट कैसे है वो हम आपको तो प्रिय दोस्तों अब हम वापस पैदल गांव की तरफ रवाना हो गए हैं और अब हम सीधे जाएंगे जमींदार जी के घर पर। दोस्तों बीच रास्ते में हम जा रहे थे तो हमें एक व्हीकल मिल गया जिसका स्थानीय नाम लोरिंग है। ये पिकअप गाड़ी पे सेट किया हुआ मॉडिफाइड व्हीकल है जो खेतों में जब पाइप ट्यूबवेलों में ख़राब हो जाते तो उनको पाइपों को बाहर निकाल के उनको रिपेयरिंग की जाती है इस मशीन के द्वारा। तो ये मशीन कुओं में बहुत काम की चीज़ है और यह बहुत काम आती है किसानों के। तो ये लोरिंग मशीन हमें मिल गई है। तो जब लोरिंग मशीन वाले ने चालक ने देखा कि जमींदार साहब पैदल जा रहे हैं तो इन्होंने गाड़ी रोक दी और जमींदार साहब को बिठा दिया और जगह। तो दोस्तों लोरिंग मशीन ने हम सबको यहाँ पे उतार दिए। मशीन अब कहीं और जा रही है तो हमें गांव के पास उतार दिया है। तो हम गांव के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और गांव में पशु इधर उधर घूमते रहते हैं। ये गांव का पीपल गट्टा है और हम अब जा रहे हैं तो प्रिय दोस्तों ये मुर्रा नस्ल की भैंस फिर आ गई। ये भी इनके घर में रखी हुई है। 2-3 भैंसें यहाँ पे इनके घर पे हैं और ये इनका पर्सनल रूम है जमींदार साहब का। और जब इनके कोई मित्र गेस्ट आते हैं तो इस पर्सनल रूम में गेस्ट वो ठहरते हैं। बहुत ही शानदार है ये रूम और बहुत ही मजबूत बनाया हुआ है और जमींदारी का प्रतीक है गांव में ये। और ये 2 नस्ल की भैंसें आपको दिखाई दे। ये रूम है जमींदार साहब के घर के जो स्पेशल रूम है इनका अलग से। इन्होंने जैकेट उतार दी है और हमें बैठने के लिए बोला है। ये जैकेट यहाँ पे रही इनकी और ये इनके दादाजी की फोटो है। ये टीवी लगा रखा है, LED लगा रखा है दोस्तों। प्रिय दोस्तों ये है जमींदार साहब का मुख्य घर। ये चारपाई ये पिंजरा है, इसको पिंजरा बोलते हैं। इसके अंदर दही दूध घी रखा जाता है जिससे बिल्लियों से बचाव रहता है और जालीदार होता है ताकि हवा भी अच्छी तरीके से लगती रहे और भोजन शुद्ध रहता है। तो ये इसको पिंजरा बोलते हैं स्थानीय भाषा में। 4 पहियों पे ये और खड़ा रहता है। जमींदार साहब ने इसके अंदर से कुछ निकाल रहे हैं, शायद दूध निकाल रहे हैं। दोस्तों ये है पिंजरा बिल्लियों से सुरक्षित रहता है और जालीदार होता है तो हवा भी इसके अंदर अच्छी तरीके से लगती है। ये लकड़ियाँ और ऊँपले यहाँ पे रखे हुए हैं दोस्तों। बिल्कुल देसी ठाट है इनकी। और ये जमींदारी ने अब चाय बनाने की तैयारी कर रही है और ये पानी डाल दिया और थोड़ा पानी और डालेंगे। ये पानी डालने के बाद ये इसके अंदर चाय चीनी और मसाला डालेंगे। उसके बाद देखो दोस्तों ये राजस्थान के बीकानेर ज़िले की चाय बनेगी। ग्रामीण क्षेत्र की बहुत ही शानदार चाय बनेगी और मुझे लगता है आप सबको बहुत पसंद आ रही है ये चाय।
दोस्तों ये बंदूक है, लाइसेंस शुदा बंदूक है और ये इनका शौक है इस प्रकार की पोशाक पहनना, पगड़ी बांधना और गले में गोप पहनना। दोस्तों ये जो गले में गोप इनके पहन रखी है ये लगभग 100 साल पुरानी है, इनके पूर्वजों की है, इनके दादाजी की है और इनके पिताजी पहनते थे और अब पुश्तैनी ये गोप इनको मिली है। ये लगभग 16 भरी की है और वर्तमान में एक भरी की रेट लगभग 50,000 है। तो ये गोप है जो लगभग अभी 8-9 लाख रुपए की गोप है और ये इनका मतलब परिवार का विशिष्ट नियम रहता है कि जो घर में मुखिया होता है वो ये गोप पहनता है। तो ये गोप इनके पुश्तैनी गोप हैं और इनका जो शाही अंदाज है वो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और प्राचीन समय में जमींदार लोग शाही अंदाज में रहते थे, वो आज भी ये आपने जो गोप पहन रखा है गले में ये काफी महंगा लग रहा है, इसका कितना वजन है और अभी वर्तमान में इसका कितना मूल्य है? जी ये 13-14 तोड़े की गोप है। अच्छा 50,000 रुपये तोड़े की कीमत है। तो 15-5-75 ये लगभग 7.5 लाख रुपए की है। हाँ। आपने जो गोप पहन रखी है वो 7.5 लाख रुपए की है। Storybox Audio. तो प्रिय दोस्तों आपका एक जमींदार का कैसा रहा इंटरव्यू हमारा, कैसी रही डॉक्यूमेंट्री, आप ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। और ये राजस्थान के बीकानेर ज़िले के जमींदारों के शाही ठाठ है। लोग कहते हैं कि किसान गरीब होता है, दबा कुचला होता है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये शाही अंदाज में किसान है वो खेती करते हैं और न बिल्कुल दिखावा करते हैं, किसी बात का ये नकारात्मक नहीं लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, साथियों, जय भारत।